एक ऐसी नदी के बारे में सोचते हैं जो अपना सफर तो मीठे पानी से शुरू करती है, पर मंजिल आते आते खारी हो जाती है। जी हां, ये कहानी है भारत की एक बहुत ही अनोखी नदी लूनी की। चलिए आज इसी की दिलचस्प दुनिया को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में कोई नदी आधी मीठी और आधी खारी हो सकती है? सुनने में तो ये बिल्कुल किसी पहेली जैसा लगता है ना? पर लूनी नदी के लिए यही उसकी हकीकत है। और पता है, यही वो रहस्य है जो इसे भारत की सबसे असाधारण नदियों में से एक बना देता है। तो आखिर ये अनोखी नदी आती कहां से है? इसकी कहानी शुरू कहां से होती है? चलिए सीधा चलते हैं पहाड़ों की गोद में, जहां लूनी का जन्म होता है। और पता है बात कितनी पुरानी है? इतनी कि महाकवि कालिदास ने भी इसका जिक्र किया है। उन्होंने इसे एक बहुत ही रहस्यमयी नाम दिया था, अंतः सलिला। इसका मतलब है वो नदी जो भीतर ही भीतर बहती है, मतलब एक तरह से अदृश्य होकर। ये नाम इसके रेगिस्तानी रूप को एकदम सही तरीके से दिखाता है। अच्छा, तो लूनी असल में शुरू से लूनी नहीं होती। इसकी कहानी ना दो अलग अलग धाराओं से मिलकर बनती है। एक है सागरमती, जो निकलती है अजमेर की नाग पहाड़ियों से, और दूसरी है सरस्वती, जो पवित्र पुष्कर झील से आती है। और फिर जब ये दोनों गोविंदगढ़ में आकर मिलती है ना, तब जन्म होता है हमारी लूनी नदी का। तो ठीक है, नदी का जन्म तो हो गया। अब देखते हैं कि इसका आगे का सफर कैसा है और ये कैसे रेगिस्तान में जीवन और सभ्यता की कहानी लिखती है। अपने पूरे रास्ते में लूनी राजस्थान के लिए एक लाइफलाइन, एक जीवन रेखा का काम करती है। ये गोविंदगढ़ से निकलती है, फिर जोधपुर के बिलाड़ा से गुजरती है और फिर पहुंचती है बालोतरा जैसे अहम कस्बों तक। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो प्राचीन तिलवाड़ा सभ्यता थी ना, वो भी इसी नदी के किनारे तो बसी थी। जरा इस नक्शे पर नजर डालते हैं। यहां साफ दिखता है कि कैसे ये नदी अजमेर से निकलकर नागौर, जोधपुर और बाड़मेर जैसे जिलों से होती हुई इस सूखे लैंडस्केप में अपना रास्ता बनाती है। सच में ये जो लकीर दिख रही है ना, यही इस पूरे इलाके की जीवन रेखा है। और जाहिर है इंसानों ने भी इस जीवन रेखा का भरपूर इस्तेमाल किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जोधपुर के पास बिलाड़ा में बना जसवंत सागर बांध। इसी बांध से इस पूरे इलाके में सिंचाई और पानी की दूसरी जरूरतें पूरी होती हैं। तो लूनी अपने इस लंबे सफर में अकेली नहीं चलती। रास्ते में ना कई और छोटी बड़ी नदियां इससे आकर मिलती हैं। एक तरह से इसका परिवार बढ़ता जाता है, जो इसे और भी विशाल बना देता है। इस नक्शे को फिर से देखें। यहां दिखता है कि कैसे अलग अलग दिशाओं से जोजरी, बांडी, सुकड़ी और जवाई जैसी कितनी ही सहायक नदियां आकर लूनी में मिल जाती हैं। ये सब मिलकर रेगिस्तान में इसके बहाव को और ताकत देती हैं और एक पूरा का पूरा रिवर सिस्टम बनाती हैं। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे रहस्यमयी मोड़ पर। वो मोड़ जहां इस नदी का पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता है। बालोतरा, बस इस नाम को याद रखिएगा। यही वो जगह है, वो टर्निंग पॉइंट, जहां लूनी की पहचान हमेशा के लिए बदल जाती है। यहां तक इसका पानी एकदम मीठा होता है, पीने लायक। लेकिन इसके बाद कहानी पूरी तरह पलट जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? अचानक से मीठा पानी खारा कैसे हो जाता है? क्या वजह है इस बदलाव के पीछे? इसका जवाब छिपा है जमीन की बनावट में। देखिए, होता क्या है कि बालोतरा के बाद लूनी जिस इलाके से गुजरती है ना, वहां की जमीन और चट्टानों में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो बस जैसे ही नदी का मीठा पानी इन नमकीन चट्टानों के ऊपर से बहता है, वो नमक पानी में घुल जाता है और मीठा पानी देखते ही देखते खारा हो जाता है। सिंपल है ना? और ये जो मीठे और खारे पानी का मिला जुला सफर है ना, ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं है। अपने जन्म से लेकर कच्छ के रण में खो जाने तक लूनी नदी कुल 495 किलोमीटर का फासला तय करती है। और इन लगभग 500 किलोमीटर में से करीब 330 से 350 किलोमीटर तो ये सिर्फ राजस्थान की धरती पर ही बहती है। सोचिए, और शायद यही वजह है कि इसे पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण और जीवन देने वाली नदी कहा जाता है। तो कुल मिला के देखें तो ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये तो रेगिस्तान में जीवन का प्रतीक है। एक ऐसा प्रतीक जिसके दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। तो चलिए एक बार फिर से लूनी के इस दोहरे चरित्र को समझते हैं।
एक तरफ गोविंदगढ़ से बालोतरा तक इसका पानी मीठा है, जो खेतों की प्यास बुझाता है और पीने के काम आता है। लेकिन दूसरी तरफ बालोतरा के बाद यही नदी खारी हो जाती है और एक बिल्कुल अलग तरह का इकोसिस्टम बनाती है, जहां सिर्फ वही पेड़ पौधे और जीव जंतु रह पाते हैं जिन्हें खारे पानी से कोई दिक्कत नहीं होती। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि एक ही सफर में दो बिल्कुल अलग अलग रूप दिखाने वाली ये नदी हमें नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी जटिलता के बारे में क्या सिखाती है, और शायद ये भी कि हर हाल में, हर परिस्थिति में कैसे ढल जाना चाहिए। इस पर सोचिएगा जरूर।